नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास सेवन्थ का वो चल रहा था, उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर से हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो आपको बहुत ही शानदार कंटेंट और जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड कंटेंट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा स्कूली स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये कंटेंट बेहद आपका उपयोगी साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे। जो पहले की क्लास है उसमें आपको ये वीडियो देखने से पहले आप वो 2 क्लासेस अवश्य देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आगे का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो कंटेंट है। देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, जो भारत का वो जो बेसिकली, एक तो आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो कहीं ना कहीं तीनों ओर से जल से घिरा हो। ऐसा भूभाग जो कहाँ क्या है, तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम जो भारत के इस भाग में पढ़ रहे हैं, ये हम भारत का वो भाग पढ़ रहे हैं जो प्रायद्वीप पठार है। पठार का वो भाग जो है, हमारा दक्षिण का जो भाग देखते हैं हम, जो एक साइड में पूर्व में आप देखोगे बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आप देखोगे हिंद महासागर और पश्चिम में कहीं नहीं अरब सागर। तो ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको प्रायद्वीप का पठार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं प्रायद्वीप का पठार। यह तीन ओर से जल से घिरा होता है, जिसमें अरब सागर हो गया, एक बंगाल की खाड़ी हो गई और एक हिंद महासागर हो गया। और ये जो है प्राचीन भूभाग है। और ये सबसे बड़ी ध्यान रखना है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछेगा प्रायद्वीप पठार किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसी कारण कहीं ना कहीं ये प्राचीन भूभाग के रूप में हमारे सामने है। ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। सबसे मेन फैक्ट तो ये ध्यान रखना है, प्रायद्वीप पठार किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। और ये बना हुआ किससे, इसकी संरचना किस टाइप की है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये मुख्यतः जो सेल होती है, कौन सी सेल होती है? आग्नेय शैल और जो रूपांतरित शैल है, इसके द्वारा इस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है आग्नेय और रूपांतरित, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से जो है प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है एग्जाम के अंदर कि प्रायद्वीप पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं, उनके द्वारा इसका जो है गठन हुआ है, निर्माण हुआ है। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसका विभाजन देखते हैं। तो विभाजन के अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो है इसका विभाग है, ये मध्य में उच्च भूमि है। इसके मध्य में उच्च भूमि है जो कहीं ना कहीं नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार ये है। और इसका जो है दक्षिण में देखते हैं तो दक्कन का पठार जो नर्मदा के दक्षिण में है। तो ये कहीं ना कहीं इसका विभाजन है। प्रायद्वीप पठार का जो विभाजन है 2 भाग में करते हैं। एक भाग तो बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, जो कहीं ना कहीं नर्मदा के उत्तर में है, जिसमें हम विशेष रूप से मालवा का पठार शामिल करते हैं और छोटा नागपुर का पठार शामिल करते हैं। उसी प्रकार दक्कन के पठार के अंदर कहीं ना कहीं नर्मदा के दक्षिण का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं दक्कन के पठार के अंदर शामिल होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि प्रायद्वीप पठार के जो विभाजन किए हैं, तो हमने विभाजन जो है मुख्यतः मध्य उच्च भूमि के रूप में, जिसमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार शामिल है, और दक्षिण में जो है दक्कन का पठार है जो नर्मदा के दक्षिण में। और कौन सी नदी कहीं ना कहीं इसको 2 भागों में बांटती है, तो नर्मदा नदी जो है इसको कहीं ना कहीं 2 भागों में विभाजित करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस में देखोगे, इस क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं में मिलेगी, पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी देखने को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रायद्वीप पठार के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे विंध्यन और सतपुड़ा, इनके बीच में से नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं विंध्यन और सतपुड़ा जो है पर्वत है, जहाँ से क्या हो रही है, इनके बीच में नर्मदा और तापी नदियाँ प्रवाहित हो रही है। और ये जो नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और तापी, कौन सी रिवर है? नर्मदा और
तापी रिवर है जो कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और पर्वत कौन से हैं? विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें देखते हैं कि इसमें हम जो आपका प्रायद्वीप पठार है इसके पश्चिम और पूर्व में जो है कहीं ना कहीं घाट बने हुए हैं। जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम घाट के रूप में जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दो चीज़ें भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें भी एग्जाम में पूछता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहली बात तो क्या है, ये आपकी जो वेस्टर्न घाट है ये जो है कहीं ना कहीं आपके वेस्टर्न तट के, पश्चिमी तट के साथ साथ फैले हुए हैं, ठीक है ना। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आपको जो है खूब सारे झरने मिलेंगे। और यहाँ पर जो है मानसून के समय जब बारिश होती है तो यहाँ पर खूब सारे झरने आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और एक ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका पश्चिमी घाट जो अधिक ऊंचे हैं पूर्वी घाट से, एक ध्यान रखना है। कंपेयर करने को बोले तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट से अधिक ऊंची है हाइट में, ठीक है ना। तो क्या देखती है वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यू है, ठीक है ना, और ये अधिक ऊंचे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड आपकी हेरिटेज में शामिल किया गया, जैव विविधता हॉटस्पॉट में इसको शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से किसको जैव विविधता यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपका यूनेस्को ने जो है जैव विविधता के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट को शामिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से नहीं पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करें तो पूर्वी घाट में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिमी घाट की तुलना में ये तो कटी फटी है और इनकी ऊंचाई है वो भी कम है, ऊंचाई भी कम है और वो सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी पूछ भी ले रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना कीजिए, तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतत है और उनकी हाइट ऊंची है, और पूर्वी घाट की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वो कंटिन्यू नहीं है और उनकी हाइट भी क्या है जो है पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट क्या है, ये कटे फटे हैं और असतत है। यहाँ पर आप देखोगे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये नदियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वी घाट है ये अपरदित किया गया है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन नदियों का जो है प्रभाव होता है, इस कारण ये कहीं ना कहीं कटा फटा भी है। तो ये आपको विशेषताएं थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें आपको कुछ ऊपर देखो, कुछ आपको मैंने चित्र दे रखे हैं, इमेज दे रखी है। इसमें एक तो देखिए आप, ये एक बहुत शानदार झरना दे रखा है, केरल के अंदर है, पेरिया कानल। पेरिया कानल जो झरना है ये कहीं ना कहीं केरल में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पावर हाउस जलप्रपात है। ये पेरिया कानल कहाँ पे है? केरल में है। पेरिया कानल, पेरिया कानल क्या है? जलप्रपात है। कहाँ पे है? ये केरल में, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह देखोगे आप पश्चिमी घाट के अंदर आपको यहाँ पर खूब सारे जानवर देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए आप नीचे फोटो दे रखा है ना, पश्चिमी घाट में सिंह के समान जो पूंछ वाला क्या है वानर है, इसको क्या कहते हैं? मकाक। क्या कहते हैं इसको? मकाक। ये पश्चिमी घाट में मिलता है। ये देखिए किंग कोबरा, ये भी पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा। और नीचे देखिए आपको एक और फोटो देखा है, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली कीट बक्सी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है। अब सोचिए एक पौधा ऐसा है जो किसको खाता है? कीटों को खाता है। तो कीट पतंगी जो है आपका क्या है? कीट बक्सी पौधा है जो कीटों को खाता है, और ये चिपचिपे जाल का प्रयोग करता है और छोटे छोटे पतंगों को पकड़ लेता है, उनको खा जाता है। तो बहुत मतलब एक ऐसा पौधा जो कहीं ना कहीं कीटों को खाता है। तो एक हिसाब से देखिए ये आपका क्या है? मांसाहारी, क्या है? मांसाहारी पौधा है जो कहीं ना कहीं कीटों को खा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। वैसे आप देखोगे इस साइड में एक और इमेज दे रखा है, पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कोयला जीवाश्म ईंधन इसका उपयोग वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। तो एक आपके पठार के संदर्भ में दे रखा है कि पठारी क्षेत्र में क्या मिलते हैं? खूब सारे जो है आपको रिसोर्स मिलते हैं, कोयला हो गया, खनिज मिलते हैं, आपको खनिज खूब मिलते हैं। तो उसमें उसी के संदर्भ में आपको कहीं ना कहीं जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा था कि यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है और कोयला कहीं ना कहीं ऊर्जा के उत्पादन में हमें एक सहयोग करता है, उसके संदर्भ में ये चीज़ें आपको बताई गई थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं हम आगे कि आपका
यहाँ पर जो नदियाँ हैं, यहाँ पे नदियाँ भी प्रवाहित होती है। कुछ नदियों के बारे में देखते हैं, तो नदियाँ देखते हैं यहाँ पर आप ये पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब ऐसी नदियाँ जो कहीं न कहीं जिनका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है और जो कहीं न कहीं अरब सागर में जाकर विलीन होती है, उन नदियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन-कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में जाके विलीन होती है। तो क्योंकि अधिकांश नदियाँ तो आप देखोगे प्रायद्वीप पठार की नदियाँ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि जो प्रायद्वीप पठार है उसका ढाल कहीं न कहीं आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसलिए अधिकांश नदियाँ तो आपको बंगाल की खाड़ी में जाती हुई दिखेगी। पर कुछ नदियाँ ऐसी जो भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे हमने देखा नर्मदा, तापी, ये नदियाँ कहीं न कहीं भ्रंश घाटी में बहती है। इस कारण कहीं न कहीं ये नदियाँ जो आपकी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नदियाँ जो है प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और ये कहीं न कहीं आपकी अरेबियन सी में गिरेगी, ठीक है ना? तो नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एस्चुरी बनाती है। जो डेल्टा नहीं बनाती मतलब कहीं न कहीं ये जो है अपने साथ में जो बालू और कंकड़ पत्थर लेके आती है, उसके द्वारा मैदान का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो ढाल है बहुत एकदम तीव्र है, तो इसलिए कहीं न कहीं जो नदी जो है एकदम समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। तो अपने साथ में लाए गए किसी भी प्रकार का तत्वों का ये निक्षेपण नहीं करती है, तो कहीं न कहीं ये इसलिए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आपसे पूछता भी है कि कौन से भारत के कौन से तट के ऊपर जो है नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती है या जो भी लेके आती है वो डेल्टा का निक्षेपण नहीं करती और जल जो समुद्र में सीधा विलीन हो जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर एस्चुरी बनती है, और ढाल भी जो है पश्चिमी घाट का ढाल भी क्या है, तीव्र है, एकदम खड़ा ढाल टाइप है, इसलिए नदियाँ वहाँ पर निक्षेपण नहीं कर पाती है। निक्षेपण होता है तो वो समुद्र में जाके विलीन हो जाता है जो भी अपने हाथ में लेके आती है। इस कारण ये आपको ध्यान रखना है। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में देखें तो उसमें जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। जो आपकी पूर्व दिशा में नदियाँ प्रवाहित होती है, ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ में जो बालू कंकड़ पत्थर लेकर आती है, उनका निक्षेपण समुद्र में गिरने से पहले कर देती है तटवर्ती क्षेत्र में। तो वहाँ पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, वो नदियाँ कहीं न कहीं डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। साथ में आप देखोगे कि आप इस जो आपका ये क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ भी निवास करती है, क्योंकि जो आप जंगल क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र में कौन रहती है, जनजातियाँ रहती है। तो यदि आप थोड़ा इसमें चर्चा करें कि कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर बेसिकली निवास करती है, तो उसमें कभी एग्जाम पूछ लेता है। तो यदि थोड़ा चर्चा करें तो संथाल, आपने सुनता होगा, नाम सुना होगा, संथाल जनजाति हो गई। फिर उसमें यदि गौंड देखें, गौंड टाइप जनजाति भी होती है, और बेगा, बेगा भी क्या है, एक जनजाति है। साथ में भील, जो भील है वो भी जनजाति है, और कोरुकू ये भी जनजाति है। तो ये मुख्य जनजातियाँ हैं जो कहीं ना कहीं कहाँ निवास करती है, जंगलों में निवास करती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विशेष रूप से ट्राइब्स ज़्यादा रहती है। खुद एरिया के बारे में बात करें या राज्यों के बारे में बात करें, तो राज्यों में बात करें, जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अधिकांश जनजातियाँ रहती है। तो यदि झारखंड की बात करें, झारखंड है, वहाँ पे जनजातियाँ रहती है। वैसे यहाँ की बात करें मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी रहती है। गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपके नॉर्थ ईस्ट में देखें तो असम हो गया। नॉर्थ ईस्ट में लमसम सभी जगह कहीं ना कहीं जनजातियाँ रहती है। और छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो ये क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में क्या रहती है, जनजातियाँ रहती है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन क्षेत्र में जनजातियाँ रहती है और जनजातियों का नाम क्या है। तो जनजातियों में मुख्यतः संथाल हो गया, गोंड हो गया, बेगा, भील,
कोरुगु, ये जनजातियाँ हैं कौन क्षेत्र में रहती है, कहीं से आपकी झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, गुजरात, एमपी, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। तो ये आपको थोड़ा एक अलग फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है कि एग्जाम में कहीं पूछ ले कि कौन से क्षेत्र के अंदर अधिकांश जनजातियाँ निवास करती है, और यदि जनजातियों का नाम पूछ ले तो आपको नाम भी थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा उसको बता सकें। अब देखते हैं अगला जो कंसेप्ट है हमारा, वो है तटीय मैदान, कोस्टल जो प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे तो कोस्टल प्लेन भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि हमारा भारत का जो तट रेखा है वो तट रेखा कितने किलोमीटर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्ट ध्यान रखते हैं। हमारी भारत की जो तट रेखा है, तटीय मैदान है या तट रेखा कहते हैं, वो लमसम 7500 किलोमीटर की लंबाई में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। इसमें आपका द्वीप समूह सहित है, और यदि स्थल तट रेखा बोल दें तो ये 6100 किलोमीटर की लमसम है, और द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित जो तट रेखा है वो तो आपकी 7500 किलोमीटर है, ठीक है ना। और यदि स्थलीय तट रेखा बोल दिए, स्थलीय तट रेखा, तो वो आपकी 6100 किलोमीटर है। ये दो फैक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भारत का तट रेखा है, तो तट रेखा के अंदर हम इसमें भी पश्चिमी साइड में और पूर्वी साइड में भारत का जो तट है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। सॉरी, तो पश्चिमी तट, जैसे हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ा, उसी प्रकार से हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में चर्चा करेंगे कि पश्चिमी तट की क्या क्या विशेषता है, पूर्वी तट की क्या क्या विशेषता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं पश्चिमी दो तट है या पश्चिमी घाट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, वेस्टर्न घाट के बारे में। तो स्थान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का स्थान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये पश्चिमी घाट हमने जो पढ़ा, अभी घाट पढ़े थे, और अरब सागर, मतलब कुल मिला के यदि मैप देखें भारत का, ये हमने पढ़े थे अभी पश्चिमी घाट, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल अरब सागर का एरिया, और मतलब पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का एरिया है, ये आपका कहीं ना कहीं पश्चिमी तट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब घाट और जो आपका कह सकते हैं अरब सागर है, इसके बीच का स्थान है, वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, जो है तट हो जाएगा, ठीक है ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखते हैं स्थान, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं आपका पश्चिमी तट है। ये जो मैदान है ये कहीं ना कहीं सक्रिय मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, सक्रिय मैदान है। इनका जो विस्तार है, ये आपको एग्जाम में पूछता है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से राज्यों में इसका विस्तार है। यदि भारत के हम पश्चिमी तट के संदर्भ में बात करें तो पश्चिमी तट कहीं ना कहीं आपका गुजरात से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से, ये ध्यान है, गुजरात से स्टार्ट होता है। फिर गुजरात से लेके आप देखोगे दक्षिण में केरल तक है। कहाँ तक है, केरल तक है, ठीक है ना। तो गुजरात से केरल तक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य जाएंगे इस बीच के अंदर, यहाँ से आप जाएंगे आपका महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, और उसके नीचे कर्नाटक। तो कुल मिला के गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। तो कुल मिला के पश्चिमी जो तट है वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है, ध्यान है। और हमने बताया था कि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती है उनका जो वहाँ पर क्या है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये इस कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी जलोढ़ निक्षेप नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निक्षेप नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि इसको जो है पश्चिमी तट है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है कि आपका कोंकण का तट कौन सा है, कन्नड़ कौन सा है, मालाबार कौन सा है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये 3 तट हैं जिसका विभाजन हम पश्चिमी तट के हिसाब से करते हैं। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है उसको कहते हैं कोंकण का तट, और मध्य का भाग है उसको कन्नड़ का तट कहते हैं, और पश्चिमी घाट का दक्षिण का तट है उसको मालाबार मालाबार का तट कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जो मालाबार का तट है वो कहाँ पे, केरल के अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम पूछते हैं कि पश्चिमी तट का जो विभाजन है उसको हम कोंकण,
कन्नड़ और मालाबार के रूप में जानते हैं। इसका क्रम भी सेट करने के लिए पूछते हैं कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, मध्य में कौन सा है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज्वारमुख या एस्चुरी बनती है, और लेगून या कयाल झील है जो कहीं ना कहीं केरल में पाई जाती है। ये केरल के अंदर यहाँ पर लेगून या कयाल झील जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान देना है विशेष रूप से इस संदर्भ में कि इसकी विशेषता क्या है। पश्चिमी, जिस प्रकार से हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ा था, उसी प्रकार पश्चिमी तट और पूर्वी तट की विशेषताओं को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है, आपको विशेष रूप से याद भी रखना है, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में, जो मैंने पहले पढ़ा था, यहाँ पर जो है आपका पूर्वी घाट है इस साइड में, और ये बंगाल की खाड़ी है, इसके बीच जो एरिया है ये कहीं ना कहीं आपका पूर्वी तट होगा। ये जो चौड़े है और समतल है, क्योंकि यहाँ पर आप विशेष रूप से देखा था कि नदियों के द्वारा क्या बनता है, डेल्टा बनाया जाता है। तो ये आपका पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चौड़ा है, और यहाँ पर समतल मैदान है और नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी जो इस प्रकार से हमने आपका पश्चिमी तट का विभाजन किया था, तो उत्तर में आपका उत्तरी सरकार है और मध्य के अंदर या दक्षिण में आपका कोरोमंडल तट है। तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट जो है ये कहीं ना कहीं आपका पूर्वी जो आपका तट है उसका विभाजन किया गया है। तो कोरोमंडल तट कहीं ना कहीं आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल पूछते हैं कि उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट कहाँ पे है, तो आपको कोंकण, कन्नड़, मालाबार ये आपका पश्चिमी तट पे है, और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट आपका कहीं ना कहीं पूर्वी तट पर है। तो इन पांचों तटों का आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है, इनका क्रम लगाने से पूछ सकता है, और किस दिशा, किस क्षेत्र में है, भारत के कौन से तट पर है, इसकी स्थिति की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ झीलें हैं जो आपका पूर्वी तट है, यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चिल्का है जो उड़ीसा में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है, जो कि क्या है, चिल्का है, उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार से आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट नामी की झील है। कौन सी नाम झील है, पुलिकट नाम की झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ये चिल्का और पुलिकट की आपको लोकेशन ध्यान रखना। चिल्का तो जो आपके उड़ीसा में है, और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वहां पर आपको पुलिकट नामक झील देखने को मिलेगी। इस पे आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में चर्चा की, और देखा कि पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है और पूर्वी घाट की क्या विशेषता है। लेगून के बारे में देखें तो लेगून कहीं ना कहीं एक ऐसा प्राकृतिक अवरोध है जो क्या है, बड़े जलाशय से अलग हुए झील के रूप में है। मतलब एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जो कहीं ना कहीं समुद्री जल से दूर है और प्राकृतिक अवरोध के कारण वो एक झील के रूप में स्थित है, उसको कहीं ना कहीं लेगून जानते हैं। मतलब समुद्र का ऐसा कोई जल जो किसी अवरोध के कारण समुद्र से दूर है और झील के रूप में स्थित है, उसको कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, हम लेगून कहेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके संदर्भ में कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि लेगून क्या होता है। तो लेगून ऐसा एक क्षेत्र है जो प्राकृतिक अवरोध के द्वारा समुद्र का जल कहीं ना कहीं एक क्षेत्र विशेष में से दूर एक झील के रूप में स्थित होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लेगून कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, इधर है। और कभी डेल्टा भी पूछता है, डेल्टा क्या होता है। जब नदियाँ क्या करती है, अपने साथ क्या लाती है, बड़े मात्रा में क्या जलाशय के साथ में क्या करती है, पानी के साथ में क्या लाती है, बहुत सारा कूड़ा या कहते हैं मिट्टी लेके आती है या बालू लेके आती है, उनका जमाव कर देती है, और उसके कारण क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और विशेष रूप से आपको हमने पढ़ाया था कि आपका पूर्वी तट है, वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनके द्वारा यहाँ पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इस कारण कहीं ना कहीं ये उपजाऊ क्षेत्र है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये आपका पश्चिमी आपका पूर्वी तट हो गया है। अब आगे देखते हैं द्वीप समूह, आइलैंड कौन कौन से हैं। तो इस ऊपर देखिए कुछ फोटो दे रखे हैं, यहाँ पर फोटो देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे हम। तो एक तो चर्चा दे रखा है, फोटो दे रखा है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर जो द्वीप है वो कहीं ना कहीं प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है ना, कोरल से बने हुए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी एग्जाम पूछता है कि भारत के अंदर कौन कौन से द्वीप है जो प्रवाल से बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं वहाँ पे कोरल से बने हुए हैं। वैसे अंडमान निकोबार में भी कुछ द्वीप ऐसे दिखा रखे हैं प्रवाल से बने हुए। और नीचे देखिए एक अंडमान निकोबार में भारत की एक क्या खड़ी है, कोई गोदी खड़ी है, एक पतन जो खड़ा है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नजर रख रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है।
तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना कोरल रीफ से कौन कौन से बने, तो आपका मुख्यतः जो है लक्षद्वीप समूह में जो है वो कहीं ना कहीं कोरल रीफ से बने हुए हैं। यहाँ पे जितने द्वीप हैं वो। तो अब देखते हैं आगे द्वीप समूह। द्वीप समूह आइलैंड्स, लक्षद्वीप समूह, इसकी स्थिति कहाँ पे है? ये अरब सागर में केरल के तट पर स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है, केरल के तट पर स्थित है, और इसका निर्माण मुख्यतः प्रवाल भित्तियों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोरल रीफ एटॉल से बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लमसम 36 जो है ये द्वीप है, पर इनमें सभी पर मानव नहीं रहता है। जो 36 द्वीप आपके कोरल रीफ से बने हुए हैं लक्षद्वीप में, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है वहाँ बने हुए हैं, पर उनमें से सभी पर मानव निवास नहीं करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कैपिटल है लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारत्ती है। कवारत्ती, कवारत्ती जो है इसकी कैपिटल है। तो कुल मिला के ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, केरल के नज़दीक है, और ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। यहाँ पर लमसम 36 जो है द्वीप हैं, इनमें से अधिकांश पर मनुष्य या जनजाति मनुष्य नहीं रहता है और मनुष्य विहीन है। और यहाँ पर जो इसकी राजधानी है वो कवारत्ती इसकी जो है राजधानी है लक्षद्वीप की। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला जो है आपका अंडमान और निकोबार है। अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। इसकी स्थिति जो है बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है ना। और यहाँ पर निमज्जित पर्वत जो पर्वतों के शिखर है और ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे होती है। यहाँ पर क्या है? सबमर्ज्ड माउंटेन है, और यहाँ पर क्या हो रही है? ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो रही है, जिसके कारण आप देखोगे यहाँ पर कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी है, कुछ मृत ज्वालामुखी भी है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है एग्जाम के अंदर कि भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है, और इसका नाम क्या है? बैरन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, और एकमात्र भारत का एक्टिव वोल्केनो है। बाकी भारत के अंदर कोई भी एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ये जो आपका ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी का आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार के अंदर है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि जो जब हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक काल था, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को जो आपके क्रांतिकारी थे उनको जेलों में बंद किया जाता था। तो एक फेमस जेल थी जिसका नाम था सेल्युलर जेल। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी अंडमान निकोबार में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेल्युलर जेल कौन से द्वीप में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में सेल्युलर जेल है, जो कहीं ना कहीं उस समय क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। ये आपको ध्यान है। अब एक देखते हैं डेल्टा। डेल्टा में विश्व से हमने पढ़ लिया, उसमें सुंदरबन का डेल्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल के साइड में है। देखते हैं सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है। जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती है वहाँ पर इस जो है इस डेल्टा का, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। और ये भारत के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कुछ चीज़ें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, और गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है, भारत बांग्लादेश में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये देखिए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। किस नाम से? सुंदरी, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके कारण कहीं ना कहीं इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। थोड़ा और देखते हैं आगे। यहाँ पर जो है वनस्पति मैंग्रोव वन जो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदर पड़ा है। यहाँ पर जो रॉयल टाइगर्स जो है बाघ जो है, यहाँ बाघों का प्राकृतिक आवास स्थल है। ये आप ध्यान है, बंगाल के जो है रॉयल टाइगर्स का जो है ये आपका क्या है? आवास स्थल है। अब लास्ट में देखते हैं सबसे अंत में जो है आपका पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, जो कहीं ना कहीं स्वर्ग के रूप में है। यदि आप कभी जाइए नॉर्थ ईस्ट घूमने तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। तो उसमें देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। यहाँ पर गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है, और ये मेघालय के पठार में स्थित है। कहाँ पर है? ये मेघालय के पठार में। ये गारो, खांसी, जयंतिया क्या है? ये पहाड़ियाँ हैं, और किसके नाम पर है? जनजातियों के नाम पर है। ध्यान रखिए, ये किसके नाम पर है? जनजातियों के नाम पर पहाड़ी का नामकरण है, ठीक है ना। ये आपको विशेष रूप से
ध्यान रखना है। और ये कहाँ है? मेघालय के पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। और यही वह स्थान है जहाँ विश्व में सर्वाधिक जो है बारिश होती है, मासिनराम में। ठीक है ना, इसको आपको विशेष रूप से फैक्ट के रूप में ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रकृति के द्वारा जो चीजें हैं उनका उपयोग करके इन्होंने बहुत सी चीजों को बनाया, और ये प्रकृति में निवास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बार घूमने गया था यहाँ पे आपके मेघालय साइड में, क्योंकि मेरा जब पोस्टिंग वहाँ पे था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो मैं इस क्षेत्र में घूमने गया था। तो बहुत ही शानदार है, आपको मतलब कहते हैं ना स्वर्ग है तो कहीं यही है। तो आपको बहुत शानदार जो है चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है लिविंग राइट जो रूट ब्रिज है, ये इस पे भी मैं गया था देखने। लिविंग जो रूट ब्रिज है, तो ये क्या है? मेघालय में रबड़ के पेड़ों की जड़ों को गूंथ कर बनाया गया है प्राकृतिक पुल है। यहाँ पर जो पेड़ है रबड़ के, उनको गूंथ कर कहीं ना कहीं इस टाइप का जो है ब्रिज बनाया गया है। वैसे ही आप देखोगे मावलीनोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। यहाँ पे हमने नहाई डिस्ट्रिक्ट के रात को, बहुत शानदार, बहुत अच्छा गांव है, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल आपके प्लास्टिक से विहीन, कोई प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। बहुत शानदार गांव है। तो ये क्या है? एशिया का सबसे सुंदर गांव है, स्वच्छ गांव मेघालय में। कभी समय मिलिएगा तो आप नॉर्थ ईस्ट अवश्य घूम के आइएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। ये कि आपको कुछ फोटो दिखाते हैं। ये देखिए, ये सेवन सिस्टर जलप्रपात, ये आपको दिख रहा है ना, ये सेवन सिस्टर फॉल, ये आपका वाटरफॉल है। यहाँ 7 जो आपके नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर है, उनके नाम पर इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है ना। साथ में आप देखोगे यहाँ पर नेगरियाट गांव के समीप चेरापूंजी मेघालय, यहाँ पर ये रूट ब्रिज है। यहाँ पे मैं जाके आया था, तो ये भी आपका जो है आपका रूट ब्रिज है, ये मेघालय में है। इसी प्रकार नीचे देखिएगा, आपको एक और शानदार दे रखा है फोटो। ये आपका मेघालय का जो पूर्वी खासी की पहाड़ी में स्थित मावलियांग गांव है, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। ठीक है ना। यहाँ पर रमणीय गांव से स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग क्या है, मुख्यतः बांस का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बांस का उपयोग अधिक करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। इसे गेरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट काठगुणी या ध्वजा देवरी, ये एक शैली है। ये काठगुणी ध्वजा देवरी एक शैली है, विशेष रूप से आपकी हिमालय के क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय में। वहाँ पर जो पारंपरिक भवन बने हुए हैं, वो किससे बने हुए हैं? इस प्रकार का बने हुए हैं, यदि कोई भूकंप आता है तो भी वो भूकंप से गिरते नहीं। इस प्रकार से उनकी रचना की गई, निर्माण किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कि काठगुनी क्या है या ध्वजा देवरी क्या है। तो पश्चिमी हिमालय के अंदर इस प्रकार के पारंपरिक घर बनाए गए हैं जो भूकंप रोधी है, भूकंप आने पर भी उनमें क्षति नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार काठगुनी पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से हिमाचल के अंदर। फिर 8,000 क्या है? 8,000 मतलब 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां, उनको 8,000 कहा गया है। नदियों के नाम, भारत में नदियों के नाम कहीं ना कहीं सॉरी देवियों के नाम पर है, जैसे गंगा नदी हो गई और यमुना हो गई। और लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो किसी ब्रह्मा के पुत्र के नाम पर उसकी नामकरण किया गया, मतलब किसी देवता के नाम पर कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र का नाम रखा गया। बाकी जो नदियां हैं कहीं ना कहीं देवियों के नाम पर है। ठीक है ना। और कोयला जो है गोंडवाना की चट्टानें, प्रायद्वीप पठार में भारत का अधिकांश भाग जो कोयला पाया जाता है, भारत में जो अधिकांश कोयला पाया जाता है वो है गोंडवाना का कोयला है। और वो कहाँ पाया जाता है? आपका प्रायद्वीप पठार के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है कि भारत के अधिकांश कोयला कौन सी श्रेणी का है? तो गोंडवाना का जो है, गोंडवाना टाइप का कोयला जो है भारत में अधिकांश पाया जाता है, और जो प्रायद्वीप पठार में पाया जाता है। कुछ और फैक्ट्स में देखते हैं। अभी वर्तमान में भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं 29 स्टेट है और 9 टेरिटरी है, कभी कुछ बोल देते हैं। पर जो नया डाटा है बिल्कुल, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी दादर और नगर हवेली और दमन दीव को क्या है, विलय कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आप केंद्र शासित प्रदेश बने ही थे। तो कहीं ना कहीं पहले क्या दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, पर बाद में इनका विलय कर दिया गया। इसके बाद कारण कहीं ना कहीं 8 तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य हो गए हैं। और अभी फिलहाल एक नए डाटा के अनुसार जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई में भी कहीं ना कहीं संशोधन करते हुए दिखाया गया है। अभी जो है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर जो है दर्शाई गई है। ये आपका थोड़ा नया डाटा है, ये आपको विशेष रूप से
थोड़ा ध्यान रखना है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अभी इसकी जो है ऊंचाई में संशोधन करते हुए कुछ वृद्धि जो है अंकित की गई है या इसकी डाटा को बताया गया है, तो इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो ये इफेक्ट नीचे और दे रखा है कि आपका पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। यहाँ नदियाँ प्रभावित होती है और जैव विविधता से परिपूर्ण है, और पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है इसको सह्याद्री कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेस्टर्न घाट का जो उत्तरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को हम बहुत गहराई से पढ़ा है। आप विश्वास कीजिएगा, जो ये कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ये एकदम कोर कंटेंट है। इससे बाहर आपका न तो स्कूल लेवल में आएगा आपका बच्चों का कोई सी क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी सारा कंटेंट आपको बिल्कुल कवर कर रहे हैं हम। तो इस कंटेंट को आप बहुत अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। और ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यदि इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप सेल्फ स्टडी पॉइंट जो एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप इसको हार्ड कॉपी जो बुक है, बुक के फॉर्मेट में आप इसको मंगवा सकते हैं ऑर्डर देके। तो आपके पास 7-8 दिन में इसका जो हार्ड कॉपी के रूप में कंटेंट है वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो इस कंटेंट को आप बार बार देखिए, और पहले के जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनका भी स्टडी कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके जो आगे का कंटेंट है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहिए, वीडियो देखिए। और कंटेंट से संबंधी कोई जानकारी है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। हमारा सेल्फ स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, और आपका यूट्यूब चैनल का नाम तो सेल्फ स्टडी पॉइंट है ही है, और एप्लीकेशन का नाम भी सेल्फ स्टडी पॉइंट, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।